हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी जनरेटर में क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं यूपी पीसीएल में, रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज हम लोग उसको देख रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह का कार्य करता है। तो हम लोगों को मालूम है कि कम्यूटेटर जो आर्मेचर में पहले एसी उत्पन्न होता है और उसको ये डीसी में परिवर्तित करके बाह्य परिपथ को देता है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। और ये जो है ये काम हम लोगों का रेक्टिफायर करता है, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अगर आपका विकल्प दिया है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह से कार्य करता है या पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या हो जाएगा? फुल वेव। पहले का आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अंग्रेजी में कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो काम करता है वो क्या करता है? एसी के दोनों अर्ध तरंगों को, हाफ वेव जितने भी है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, वो दोनों को जो है पूर्णतया दिष्टकरण कर देता है, दिष्टकारी यानी डीसी में बदलता है। तो इस तरह से अगर कहीं विकल्प है कि ये किस तरह से काम करता है तो आपका हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। अथवा विकल्प में दिया है कि दिक् परिवर्तक डीसी जनरेटर में क्या काम करता है, तो अगर आंसर आपका विकल्प में इस टाइप से दिया है कि आर्मेचर में उत्पन्न एसी को एक दिशीय करता है, तो ये भी विकल्प आपका सही है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? दोनों विकल्प अगर दिया हुआ है तो दोनों में यदि वो विकल्प दिया है तो वो वाला सही है, और यदि ये विकल्प दिया है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता तो ये भी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में यदि चाल 2 गुनी कर दी जाए, वह फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन सेकेंड को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, हम लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है φZN/P अपॉन 60A। अब कह रहा है कि कुछ न बदले लेकिन इस यन को 2 गुना कर दे। यन कितना हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा, यानी इसमें खाली 2 से गुणा हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल E वोल्ट था, अब इसी का मान पहले कितना था? E वोल्ट था। ये देखिए ना, केवल E वोल्ट था। अब इसी फार्मूले में यदि 2 से गुणा हो जाएगा तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल 2E वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं करना है, आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि यदि n को दुगुना कर दें या फ्लक्स को दुगुना कर दें, किसी को दुगुना कर देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले से 2 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया कि पहले से 2 गुना हो जाएगा।
तो EMF होगा 2 गुना, या पहले से 2 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर नोट कर लें, पहले से 2 गुना हो जाएगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर की भांति या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करेगा। अगला, डीसी मशीन में लौह हानि होती है। डीसी मशीन में आयरन लॉस जो होता है वह कायदे से तो मेन जो होता है वो आर्मेचर क्रोड में होता है। जो आर्मेचर का क्रोड बेलनाकार होता है जिसे हम लोग धुर्रे पर चढ़ाते हैं, और वो सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके बनाया जाता है, मेन उसी में होता है। बकिया चुंबक में भी होता है, लेकिन वो नॉमिनल होता है। तो इस तरह से मेन जो आंसर होगा कि डीसी मशीन में लौह हानि होती है, तो आप लिखेंगे आर्मेचर लौह क्रोड में। किसमें होती है? आर्मेचर लौह क्रोड में। आर्मेचर लौह क्रोड में कौन कौन होती है, दोनों आपको बताया गया। एक आपकी ईडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि होती है, उसी को कम करने के लिए हम लोग जो है आर्मेचर क्रोड को परतदार बनाते हैं, और शैथिल्य हानि अथवा हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए उसमें 4% हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं। क्लियर हो गया? आपका आयरन लॉस 2 प्रकार का है बेटा। पहला है भंवर धारा हानि और दूसरा है शैथिल्य हानि। भंवर धारा हानि को ही कम करने के लिए हम लोग उसे क्रोड को या कोर को, जो क्रोड है अथवा इसी को अंग्रेजी में कोर बोलेंगे, CORE, ये कोर जो है हम लोग परतदार बनाते हैं यानी लैमिनेटेड बनाते हैं। और दूसरा जो है शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम लोग जो है उसमें 4% सिलिकॉन मिलाते हैं। तो ये 2 प्रकार की है। अगर डीसी मशीन में लौह हानि पूछे कि कितने प्रकार की है, तो वो 2 प्रकार की है। कौन कौन है? भंवर धारा हानि है और आपका शैथिल्य अथवा हिस्टेरेसिस लॉस है। दोनों का फार्मूला आपको लिखाया गया है। अगला है आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो आर्मेचर में वाइंडिंग हमारी जुड़ी होती है लैप और वेव। क्लियर हो गया? आर्मेचर में जो हमारी वाइंडिंग जुड़ी होती है, ये चौथे का आंसर देखें। आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है, तो वाइंडिंग हमारी 2 है, एक लैप है और एक वेव है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लैप। लैप वाइंडिंग को आपने कहा पैरेलल वाइंडिंग, ये समांतर में जुड़ी होती है। किसमें? समांतर। ये समांतर में जुड़ती है या जुड़ी होती है। लैप वाइंड को हम लोग पैरेलल वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये पैरेलल में जुड़ी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि इसे हम लोग जो है लो वोल्टेज हाई करंट वाइंडिंग भी कहते हैं। अतः ये इसमें लो वोल्टेज बनता है और करंट का मान अधिक होता है। दूसरा है वेव वाइंड। वेव वाइंड को हम लोग सीरीज वाइंड भी कहते हैं या सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ये सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। तो अब देख लीजिए, आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है, तो आप कहेंगे आर्मेचर 2 प्रकार से वाइंड किया जाता है, लैप वाइंड और वेव वाइंड। लैप वाइंड पैरेलल में जुड़ी होती है और वेव वाइंड सीरीज में जुड़ी होती है। लैप वाइंड को हम लोग लो वोल्टेज हाई करंट वाइंडिंग भी कहते हैं
और वेव को हम लोग जो है हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया। लैप वाउंड, वेव वाउंड दोनों प्रकार से आर्मेचर कुंडलित किया जाता है। लैप वाइंड को हम लोग पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, यानी ये समांतर में जुड़ी होती है, और वेव वाइंड सीरीज में जुड़ी होती है। इसलिए सीरीज में जुड़ने की वजह से एक फेज जाता है, एक न्यूट्रल, तो इस तरह से 2 ही कार्बन ब्रुश लगते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी यदि डीसी मशीन में, देख लें बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएल में या कहीं डीएमआरसी में या रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह है, आराम से देख लें एक एक करके। कह रहे हैं डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी यदि डीसी मशीन में, तो जाहिर सी बात है कि यदि डीसी मशीन में हानियाँ कम होंगी तो दक्षता सर्वाधिक होगी। तो लिख लें इसका आंसर हो गया हानियाँ कम। हानियाँ कम होने पर, हानियाँ जब कम होंगी तो आपके मशीन की दक्षता अधिकतम होगी। इसको मिटा देते हैं। हानियाँ कम होने पर आपके मशीन की दक्षता अधिकतम होगी, और अधिकतम दक्षता की शर्त भी लिखाई गई है कि चर हानि बराबर, चर हानि जो है कॉपर लॉस है, चर हानि बराबर है स्थिर हानि। ये अधिकतम दक्षता की शर्त है। ये क्या है? डीसी जनरेटर के अधिकतम दक्षता की शर्त। डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब होगी? तो जब आप कहेंगे चर हानि अथवा कॉपर लॉस बराबर होगा स्थिर हानियाँ। स्थिर हानियाँ में आपका आयरन लॉस भी आएगा और मैकेनिकल लॉस, इन दोनों का योग चर हानि यानी कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा। तो उस समय आपके जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी। ये कंडीशन है, ये शर्त है। और वैसे आप कहेंगे दक्षता अधिकतम कब होगी? जब लॉसेस कम होंगे तो दक्षता अधिकतम होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है देख लें। डीसी मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ये हो गया फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। तो हम लोग जब पोल पिच के बराबर वाइंडिंग की जाए, आंसर हो जाएगा वाइंडिंग का विस्तार, वाइंडिंग का विस्तार जब पोल पिच के बराबर हो। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देख लें, ये आंसर हो गया। डीसी मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाएगी? जब वाइंडिंग का विस्तार या वाइंडिंग का फैलाव या वाइंडिंग का स्पान जब पोल पिच के बराबर हो। मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, और फिर आपको ऊपर स्पेस बन जाता है, वहाँ पर समझा देते हैं। मिटा दूँ? आपको
फुल पिच इसी को हम लोग कहते हैं पोल पिच। फुल पिच को ही हम लोग कहते हैं पोल पिच। और कल आपको बताया गया पोल पिच बराबर होता है आर्मेचर में स्लॉट, चाहे ऐसे स्लॉट न लिखकर ऐसे लिख देते हैं, आर्मेचर में खांचों की संख्या, जिसमें हम लोग कंडक्टर को पिरोते हैं, स्लॉट जिसे बोलते हैं, तो हिंदी में खांचों लिखना है तो आर्मेचर में खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या। ये होता है फुल पिच, अथवा इसी को कहते हैं पोल पिच। और पोल पिच क्या होता है, आर्मेचर में कुल कितने स्लॉट हैं और बटे पोलों की संख्या। तो इसी को हम लोग जो है जितना मान आएगा उतना यदि हम लोग विस्तारित वाइंडिंग को करेंगे तो उसे कहेंगे फुल पिच, अथवा इसी को 180 अंश विद्युतीय कहते हैं, इलेक्ट्रिकली यानी विद्युतीय। या ऐसे, तो जितना हमारा पोल पिच का मान आएगा यदि उतने में हम वाइंडिंग करेंगे तो उसे कहेंगे फुल पिच वाइंडिंग। क्लियर हो गया? तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, डीसी मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग का विस्तार पोल पिच के बराबर हो। और पोल पिच क्या होता है, आर्मेचर में खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या, जितना आएगा इतने में विस्तारित करेंगे, अथवा 180 अंश विद्युतीय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां। डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है? तो डीसी मशीन में अगला क्वेश्चन, ये 7वें का हम लोग आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो डीसी मशीन में हमारी एक लैप वाइंड होती है, लैप वाइंडिंग, और दूसर का वेव वाइंडिंग। यही पूछ रहा है। वेव वाइंडिंग को हिंदी में तरंग कुंडलन कहते हैं, तरंग कुंडलन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। और लैप को चढ़ाव कहते हैं, चढ़ाव कुंडलन। इनमें समांतर पथों की संख्या A बराबर P होता है और इसमें समांतर पथों की संख्या A बराबर 2 होता है। यानी इसमें कार्बन ब्रूस पोलों के बराबर लगेंगे, कार्बन ब्रूस कितना लगेंगे, P के बराबर, पोलों की संख्या के बराबर कार्बन ब्रूस लगेंगे, और इसमें 2 ही कार्बन ब्रूस लगेंगे। इसमें कितने कार्बन ब्रूस लगेंगे, सिर्फ 2 कार्बन ब्रूस लगेंगे तरंग कुंडलन। ये भी बहुत प्रश्न पूछता है कि वेव वाइंड में कितने कार्बन ब्रूस लगेंगे, तो सिर्फ 2, और लैप या चढ़ाव में कितने लगेंगे, तो पोलों की संख्या के बराबर, P के बराबर जितने पोल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है, तो लैप वाइंड यही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी यहीं पर आपको मिल जा रहा है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया अब आपका कि लैप वाइंड, जिसे चढ़ाव कुंडलन भी कहते हैं, इसमें समांतर पथ
समांतर पथ को A से डिनोट करते हैं तो समांतर पथों की संख्या A बराबर P होता है, यानी समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। लिख लें, आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो गया A बराबर P, या आप हिंदी में कहेंगे पोलों की संख्या के बराबर होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डीसी जनरेटर में क्रम विनियक यानी कम्यूटेटर का कार्य है। तो डीसी जनरेटर में क्रम विनियक, जिसका हिंदी शुद्ध क्लिष्ट हिंदी दे दिया है, इंग्लिश में कम्यूटेटर या हिंदी में दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। दिक् परिवर्तक इसका नाम है, यानी ये AC को DC में भी बदलता है और DC को AC में भी बदलता है। तो चूंकि DC जनरेटर की बात कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो आर्मेचर में उत्पन्न AC को एक दिशीय करना। तो अगले क्वेश्चन का आपका जो है जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का ये जवाब हो गया कि आर्मेचर में उत्पन्न AC को DC में बदलना या एक दिशीय करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लुब्रिकेंट आयल का SAE, हर तेल के पैकिंग पर SAE नंबर लिखा होता है, जैसे SAE 80 लिखा है SAE, तो ये उसकी श्यानता को व्यक्त करता है। किस नंबर क्या व्यक्त करता है, तो आपका ये हो गया श्यानता। श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को व्यक्त करता अथवा श्यानता को व्यक्त करता है। जितने गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतने अधिक होगी, विस्कस होगा। अगला 11वां, आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त DC जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त DC जनरेटर है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड DC जनरेटर, अथवा आप कहेंगे बोल्टता पातन प्ररूपी, बोल्टता पातन प्ररूपी जनरेटर। चाहे ये वाला विकल्प में दिया है तो ये सही है, और अगर विकल्प में दिया है कि बोल्टता पातन या वोल्टेज ड्रॉपिंग टाइप का होना चाहिए जनरेटर, तो ये भी सही है कि जो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा हो, घटा रहा हो, उस टाइप के जनरेटर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अथवा आपसे कहा जाए कि हमें वेल्डिंग में प्रयोग करना, आर्क वेल्डिंग में, तो लैप वाउंड का प्रयोग करेंगे कि वेब वाउंड का, तो एक आंसर इस टाइप से भी हो जाएगा कि आप लैप वाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। लैप वाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लैप वाउंड जो है ये जो है लो वोल्टेज हाई करंट है। ये क्या है, ये लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज हाई करंट वाइंडिंग इसको बोलते हैं, हाई करंट वाइंडिंग, हाई करंट वाइंडिंग बोलते हैं। तो हमें जो है वेल्डिंग में लो वोल्टेज चाहिए और हाई करंट चाहिए।
एसी सप्लाई में हम लोग यही काम करते हैं। जब एसी, ये तो खैर ऑलरेडी डीसी है तो इसमें कोई ऐसा बात ही नहीं है, लेकिन जब डीसी के अलावा हम लोग एसी का उपयोग करते हैं तो एसी चूँकि हाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट मिनिमम घर में आती है, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और वो क्या करता है 220 वोल्ट को घटा के 40 से 80 वोल्ट में कन्वर्ट करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। तो हमें जो है स्पार्किंग कराने के लिए, आर्क उत्पन्न करने के लिए लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए, तो इसके लिए एसी में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हमेशा वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन लगाएंगे, तो वो उसका प्रयोग करेंगे एसी में। और यहाँ पर तो खैर डीसी है, तो डीसी में आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो डीसी में जो लो वोल्टेज देगा उसी से हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर जो है वो लो वोल्टेज कर देता है। अथवा वोल्टता पातन प्ररूपी जनरेटर का प्रयोग करेंगे, अथवा वाइंडिंग पूछेगा कि वेव वाइंड का प्रयोग करेंगे या लैप का, तो हम लोग लैप वाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। ये सारे आंसर आपका मैच कर सकता है जो भी विकल्प में दिया हो। अगला है आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त डीसी जनरेटर, ये 11वां हो गया आपका। अब हम लोग 12वां चलते हैं, सामान्य लाइट एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जनरेटर। पावर सप्लाई भी है, तो पावर सप्लाई के लिए सबसे उम्दा सभी कार्य उससे किए जा सकते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर से। तो इसका आपका 12वें का आंसर हो गया, 12वें का आंसर हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो हमारा डीसी जनरेटर है, ये सामान्य रूप से लाइट पावर सबके लिए मुफीद है, तो अतः सबसे अधिक इसी का हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग अगर डीसी जनरेटर में करते हैं तो इसी का करते हैं। इसमें सारी सुविधाएं हैं, हम लोग इसके जो है सीरीज फील्ड को चेंज करके इसे डिफरेंशियल भी बना सकते हैं, इसे माने हम लोग ओवर अंडर कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोग जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग इसके लिए करेंगे। अगला है, एक जनरेटर से 10 एम्पियर की धारा बह रही है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है, तो उससे फील्ड वाइंडिंग कापर हानि, फील्ड की कापर हानि पूछ रहा है। तो 13वें का आंसर आपका, चूँकि फील्ड का कापर लॉस पूछ रहा है, तो हम लोग फील्ड का कापर लॉस 13वें का आंसर हो जाएगा। कापर लॉस बराबर हो गया फील्ड कापर लॉस, फील्ड कापर लॉस बराबर हो गया I² R वाट। इसी में मान रख देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। बराबर हो गया, I का मान दिया है 10 ओम है और 10 एम्पियर भी है, तो लिखेंगे 10 का वर्ग गुणे 10, 10 दाम में 100, 1000 हो गया। तो 1000 कापर लॉस आ गया इतना वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। कापर लॉस प्रति सेकेंड 1000 वाट का जाएगा, अथवा 1000 वाट को 1 किलोवाट भी कहेंगे, तो 1 किलोवाट। अगला है चौदहवां क्वेश्चन आपका है, डीसी पार्श्वबद्ध जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे, तो जिस चाल के नीचे बेटा क्रांतिक चाल वह चाल है जिस चाल के नीचे
का EMF या बोल्टता जो है EMF शून्य हो, वोल्टेज ही ना बनावे, शून्य हो जाए, या वोल्टता शून्य हो EMF या वोल्टेज जो है वो शून्य हो जाए। अगला है 15वां है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशों को अग्र लीड दी जाती है। तो आप लोगों को लिखाया गया था ब्रशों को अग्र लीड देते हैं 2 अंश से 8 अंश। 15वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग ध्यान से देख लें। ऐसे आपका जो है ये आपका आर्मेचर हो गया ऐसे। तो हम लोगों का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में ऐसे जाती हैं। तो इस समय जो है GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों इसी लाइन पर पड़ते हैं, यानी दोनों एक ही हैं। यानी एक इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य खींची गई स्ट्रेट लाइन के मध्य से इस पर डाला गया लंब रेखा, ये डाली गई ये लंब रेखा है। इस लंब रेखा पर ही ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इस समय और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये दोनों पड़ते हैं। अब जब आर्मेचर हमारा चुंबकित हो जाता है और इससे चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगते हैं, तो ये मेन फ्लक्सों को, ये जो मेन फ्लक्स ये वाले निकल रहे हैं, इनको ये प्रभावित करने लगते हैं। और अगर हमारा आर्मेचर ऐसे नाच रहा है, इस डायरेक्शन में नाच रहा है, तो ये पहले इधर वाले को प्रभावित करता है। तो ये सारी बल रेखाएं ऊपर खिसक जाती हैं और ये ऐसे ऊपर पहुंच जाती हैं। और ऐसे इधर की ओर नाच रहा है, तो इधर की जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं उनको नीचे की ओर ढकेल देता है। तो ये सारी चुंबकीय बल रेखाएं अब ये ऐसे 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 हो जाती हैं और फिर जो है ये ऐसे 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 होकर और फिर इधर नीचे अब ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ढकेल देता है। यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण जब हमारा आर्मेचर चलता है तो उसके प्रतिक्रिया के कारण यानी आर्मेचर के फ्लक्स, हम लोगों ने ओर्स्टेड ने बताया ही कि जब आर्मेचर या किसी भी तार में धारा बहने लगती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। तो इस तरह से आर्मेचर में भी जब धारा बहने लगती है तो आर्मेचर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र इस मेन चुंबकीय फ्लक्सों को प्रभावित करता है, उनके मान को कम करता है, उनकी समरूपता को भंग करता है। इसी को आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये लीडिंग पोल टिप है, इधर से ही पहले जा रहा है तो ये लीडिंग पोल टिप हो गया और ये ट्रेलिंग पोल टिप हो गया। ऐसे इधर वाला लीडिंग पोल टिप हो गया और इधर वाला ट्रेलिंग पोल टिप हो गया। तो ये ट्रेलिंग पोल टिप की ओर जो है चुंबकीय बल रेखाएं भाग जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं। अब जब ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के बाद ये ऐसे हमारी अब चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी, ऐसे 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 होकर जाएंगी। तो अब इन पर अब लंब खींचा जाए तो ये हमारा जो है देखिए ना, ऐसे लंब इन पर खींचा जाए तो ये ऐसे हो गया।
तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो अपने जगह पर है, लेकिन अब आपका जो है यम एन ए यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, यम एन ए, ये हो गया लीडिंग पोल टी। तो अब आपका यम एन ए इस रेखा पर आ जाता है, अतः अब कार्बन ब्रुश को यहाँ पर लगाना होगा। कार्बन ब्रुश कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। अब कार्बन ब्रुश अगर यहाँ पर लगाएंगे तब स्पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर यहीं पर रहेगा आपका जहाँ पहले यम एन ए था, तो आपका जो है स्पार्किंग बहुत तेज़ी से होगी। तो क्वेश्चन कर रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रुशों को अग्र लीड दी जाती है। अग्र लीड क्यों दी जाएगी? यही है अग्र लीड। ये आपको लिखाया गया कि ये वाला जो कोण है ये कितना, इससे जो है ये कितना कोण भागा, तो ये कोण आपको लिखाया गया था 2 अंश से 8 अंश, ये अग्र लीड होती है। ब्रुशों की अग्र लीड इसे कहते हैं, ब्रुश की अग्र लीड। तो यही जो है, और ये भी किस दिशा में है? आर्मेचर के घूमने की दिशा में। आर्मेचर आपका इस दिशा में नाच रहा है, इस दिशा में नाच रहा है। तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में ब्रुशों को कितना लीड दी जाती है? अग्र लीड दी जाती है 2 अंश से 8 अंश। इसी के बीच में जो है हमारा यम एन ए आगे बढ़ता है, और फिर जो है जहाँ पर यम एन ए अब आएगा, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वास्तव में पड़ेगी, अब वहाँ पर कार्बन ब्रुश लगाएंगे और इधर यहाँ पर कार्बन ब्रुश लगाएंगे, ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 15, सुधारने के लिए ब्रुशों को अग्र लीड दी जाती है, तो आप ये कहेंगे आर्मेचर के घूमने की दिशा में दी जाती है। और कितना दी जाती है अगर पूछता है तो आप कहेंगे 2 अंश से 8 अंश के बीच दी जाती है। अगला प्रश्न हो गया आपका 16वां, वह डीसी जनरेटर कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है? पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन। तो हमारा जो है 0 वोल्टता नियमन जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी दे सकता है और फ्लैट भी दे सकता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड और दूसरा जो है फ्लैट। फ्लैट डीसी जनरेटर, जो कि लोड बढ़ने पर या घटने पर न तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा और ना ही घटेगा, उसे हम कहेंगे फ्लैट। तो इनमें वोल्टता नियमन क्या होगा? जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन। तो 0 वोल्टता नियमन यानी न तो वोल्टेज बढ़े न तो वोल्टेज घटे, वोल्टता नियमन उसी को कहते हैं कि भाई भार डालने पर कुछ न कुछ वोल्टेज में कमी आ जाती है और भार हटा लेने पर वोल्टेज कुछ न कुछ बढ़ जाता है। तो ऐसा गुण हमारा प्रदर्शित करेगा फ्लैट या लेवल जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर आप कहेंगे फ्लैट अथवा लेवल डीसी जनरेटर, अथवा बेटा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर है उसमें भी इस टाइप का गुण पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो विकल्प में अगर फ्लैट दिया है तो आप इसी फ्लैट वाले को टिक करेंगे। अगला है 4 पोल डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर धारा की आवृत्ति होगी। 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन का आप जवाब देखें। 17वें क्वेश्चन को आपने लिखा है आवृत्ति F बराबर होता है Pn/120 बेटा। इसी में मान रख दें 4 पोल है तो P का मान 4 गुणे N 1800 पर नाच रहा है तो 1800 बटे 120 कर दें। ये काट दें, ऐसे 1 0 यहाँ से काट दें, 4 से काट दें,
4 एक एम 4, 4 3 12, 3 6 18, तो आ गया 60 हर्ट्ज। आवृत्ति कितना हो जाएगी? 60 हर्ट्ज। देख लें, F बराबर Pn/120 से 17 का आंसर हुआ 60 हर्ट्ज, आ गया आंसर। अब 18वां क्वेश्चन, कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है? तो आपका फ्लैट डीसी जनरेटर, फ्लैट डीसी जनरेटर, फ्लैट अथवा लेवल डीसी जनरेटर क्या करता है? सभी लोड पर, लोड चाहे बढ़ावें चाहे घटावें, हमेशा स्थिर वोल्टता देगा। अगला है 19वां क्वेश्चन, आपका कह रहा है 19वां, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से डीसी जनरेटर में वायु अंतराल में फ्लक्स में कमी हो जाती है, फ्लक्स में कमी हो जाती है। ये 19वां क्वेश्चन है। तो ये करीब नियर अबाउट 5% की कमी होती है। नोट करें आंसर। डीसी जनरेटर में वायु अंतराल में, चूँकि ऐसे ये हम लोगों ने चुंबक लगा दिया, ऐसे चुंबक लगा दिया, और इधर भी चुंबक ऐसे लगा दिया, चुंबक लगा दिया, ये आपकी बॉडी हो गई जनरेटर की। और इसमें जब हमारा धुर्रा और ये आर्मेचर जब ऐसे नाचता है, तो ये जो है एयर गैप है। ये क्या है? एयर गैप है, एयर गैप। तो इसमें जो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इनको हमारा घूमता हुआ आर्मेचर, रोटेट करता हुआ आर्मेचर, तो एयर गैप में कितना नुकसान करता है? तो लगभग 5% का नुकसान होता है फ्लक्स का। फ्लक्स 5 का कै % नुकसान होता है? 5% लॉस होता है। अगला, इंटरपोल की कुंडली प्रायः कुंडलित होती है। इंटरपोल हम लोग जो है मेन पोलों के बीच में इंटरपोल लगाते हैं, तो छोटे छोटे पोल लगाते हैं, उसे इंटरपोल कहते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया कि इंटरपोल, आपको जान रहे हैं कि इंटरपोल पर जो वाइंडिंग की जाती है, इंटरपोल वाइंडिंग कॉपर के मोटे तार से की जाती है। कॉपर के मोटे तार से की जाती है। अगली पॉइंट, इसी में अगली पॉइंट लिख लें। इसमें टर्नों की संख्या मेन पोल की 1/3 रखी जाती है या 1/3 होती है। मेन पोल की 1/3 होती है। मेन पोल में अगर मान लीजिए कि 9 टर्न है, तो इसमें 3 टर्न ही करेंगे, 9 का 1/3 करेंगे, 3 तिरिक 9, यानी इंटरपोल पर 3 ही टर्न बनाएंगे, वो भी मोटे कॉपर के तार का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। तीसरी पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें कि इंटरपोल की वाइंडिंग, इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है।
इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों का आंसर आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया अगर आप ध्यान से देखेंगे। और इसको कायदे से बैठकर अपना नोट्स बनाइए। और आज का हम लोग वीडियो यहीं अब समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।